नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस के और अंसारुल्लाह के मुसलसल हमलों की रिपोर्ट सामने आ रही है और फलस्तीनी रेजिस्टेंस के हमलों में वेस्ट बैंक और गजा दोनों जगहों पर इजरायली फौजियों की मजीद हलाकतों की रिपोर्ट सामने आ रही हैं और पिछले 72 घंटों में बड़ी कैजुअलिटीज हमने देखी हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि इजराइल के अंदर गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और इजरायली आर्मी ने यह कह दिया है कि अब जो गजा का सीज फायर है वो हो जाना चाहिए। इजरायली आर्मी चीफ ने ऑफिशियली कह दिया है कि गजा का जो सीज फायर है वो हो जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अंदरूनी तौर पर इजराइल में हालात इतने खराब हैं और इसको उन्होंने वैसे ही सेंसर किया हुआ है जैसे ईरानी मिसाइल ने इजराइल के अंदर तबाही मचाई। लेकिन अब आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने वो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक्चुअली इजराइल के अंदर क्या हुआ और सिर्फ एक उनके जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन उसकी 112 बिल्डिंग्स ईरान ने तबाह कर दी और वो फौरी तौर पर तो हमारे सामने रिपोर्ट्स नहीं आई किस तरह उनकी लेबोरेटरीज तबाह हो गई हैं, किस तरह साइंसदान जो है वो लीव कर गए हैं और साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से रुक गए। तो इसी तरह ये जो हालातें हैं, जो इजराइल की फौज की हालत है वो अब सामने आ रही है और इसलिए इजरायली आर्मी चीफ कह रहा है कि जो जंगबंदी है वो हो जानी चाहिए मजीद जनाब। हालांकि और साथ ये रिपोर्ट सामने आई है, इजरायली मीडिया ने खुद तफसीली रिपोर्ट जारी की है कि हमास तो एक मुकम्मल मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन की तरह मौजूद है और जो इजरायली आर्मी बार बार दावे करती है कि अब हम हमास को अब हमने तबाह कर दिया है, अब कर दिया है। अब ताजा तरीन जो इजरायली आर्मी और नेतन्याहू की गवर्नमेंट और जो उन्होंने रिपोर्ट दी है कि हमास जो है वो बिल्कुल कोलैप्स के दहाने के ऊपर पहुंच गई है। हालांकि ये गजा में इस तरह दाखिल हुए थे कि एक महीने के अंदर 20 दिनों के अंदर जब हमास बिल्कुल उसका हम सफाया कर देंगे और गजा पर कब्जा कर लेंगे, तो 21 महीनों के बाद भी कह रहे हैं कि हमास अब तबाही के दहाने के ऊपर है, डिफीट के दहाने के ऊपर है। तो इजरायली मीडिया ने कहा अब भी वो डिफीट के दहाने के ऊपर नहीं है, बल्कि वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर और कहीं पर स्नाइपर ऑपरेशंस हो रहे हैं, कहीं पर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाई जा रही हैं, कैसे इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस हमास हासिल कर रही है, कैसे उसके फाइटिंग यूनिट्स जो वो काम कर रहे हैं, वो उन्होंने तफसीली रिपोर्ट जारी की है। उसका भी बड़ा इंपैक्ट है कि अच्छा हमास इतनी ताकत के साथ मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि कम से कम एक साल मजीद लड़ने के लिए वो सलाहियत रखती है। तो इसलिए अगर इजराइल जंग जारी भी रखता है और सीजफायर नहीं भी होता तो एक तरफ इजरायली सोसाइटी के अंदर जो डिवीजन है वो बढ़ रही है और दूसरी तरफ इजरायली फौज जो है, अब देखें उनके फौजी अपनी जान ले रहे हैं, ये कोई छोटे वाकयात तो नहीं है। अच्छा, उधर क्या हुआ कि यमन ने बड़े ही खतरनाक फेज का उन्होंने आगाज किया हुआ है और उन्होंने एक और वीडियो जारी कर दी है एक और जहाज के गर्क होने की। और अब की बार क्या हुआ है कि उन्होंने जहाज को निशाना बनाया है और 4 क्रू मेंबर जो हैं वो उसमें हलाक हो गए हैं। ये इजराइल की तरफ ये जहाज जा रहा था, मुमकिन तौर पर इसमें इजरायली सवार थे या ये भी पॉसिबल है कि वो कहीं और से भी वो क्रू मेंबर हो सकते हैं, लेकिन 4 की हलाकत हो गई है। ये पहला इस नौयत का वाकया है। तो यमन ने बिल्कुल कैटेगोरिकली सारी कंपनीज को बता दिया कि इजराइल के साथ जो भी ट्रेड करेगा वो इस जुल्म का जो है वो शिराकतदार है और हम उसको जो है निशाना बनाएंगे। तो अब वो बड़ा डेंजरस मामला हो गया है, जहाज बकायदा वो घर कर रहे हैं और दरमियान में क्रू मेंबर जो हैं उनकी भी हलाकत हो गई है। तो यमन ने कहा कि हम इसी तरह से हमले जारी रखेंगे। उधर जो तिजारती जंग है नाज़रीन वो दुनिया में बढ़ गई है। ट्रंप की जानिब से जो टैरिफ्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ नेशंस के ऊपर लगाए जा रहे हैं और खासकर जो ब्रिक्स नेशंस हैं वो टारगेट हो रही हैं और ब्रिक्स के साथ साथ ट्रंप अपने इत्तेहादियों को भी टारगेट कर रहा है जिसमें साउथ कोरिया और जापान। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, यानी ये जो इकोनॉमीज हैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, इनको फौरी तौर पर मुतबादल मार्केट्स, मुतबादल निजाम लेकर आना है, तेजी के साथ फैसले करने। वो उनकी जो इकोनॉमीज हैं, उनकी जो कंपनीज है, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कल कहा कि बरतानिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, कॉर्पोरेशन हैं, वो डिफॉल्ट कर जाएंगी। तो अब ना सिर्फ अमेरिका के इत्तेहादी वो इस वक्त सबसे ज्यादा तो वो खुद दबाव में है क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है वो अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है, वो अपनी चीजें अमेरिका में जाकर बेचते हैं। अब टैरिफ लग गए हैं, वहां पर कैसे जाकर बेचेंगे? तो वो जो तिजारती जंग में एक पॉज आया था जिसके बारे में ये कहा गया था कि ये तिजारती जंग डिस्ट्रक्टिव होगी और दुनिया की इकोनॉमी को हिट करेगी, लेकिन फिर उसमें पॉज आ गया तो वो दोबारा से इग्नाइट हो रही है तिजारती जंग। उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो यूक्रेन की जंग है उसमें रोज बरोज इतना इजाफा हो रहा है, इतनी वो वाइड स्केल और खौफनाक होती चली जा रही है कि वहां पर बहुत बड़े हमले हो रहे हैं। और इस वक्त जो है वो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उनकी मुलाकात कुआलालंपुर में हो रही है। और इधर जो है वो एक बिल लाया गया है अमेरिकी कांग्रेस में जिसमें रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगेंगी और 500% टैरिफ लगेंगे उन ममालिक के ऊपर जो ऑयल खरीदेंगे रशिया से। ये सबसे हार्श सैंक्शंस हैं, सबसे हार्श टैरिफ्स हैं रशिया के हवाले से जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है। और लिंडसी ग्राहम जो है वो डीप स्टेट का एक तर्जुमान, वो इसको लेकर आया है। और अब खबर यह है कि ट्रंप इस बिल को मंजूर कर सकता है। तो इस तरह ये मामला काफी ज्यादा तल्ख हो गया है और काफी ज्यादा खराब हो गया है। उधर जर्मनी कह रहा है कि कोई डिप्लोमेसी रशिया से नहीं होगी बल्कि मिलिटरीली हम रशिया से निपटेंगे। तो रशिया से क्या निपटेंगे, मतलब रशिया को तो कैसे हराया जाएगा? एक न्यूक्लियर ताकत को जो अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है उसको कैसे हराया जाएगा? तो ये इस तरह दुनिया में यानी कि खौफनाक सूरत हाल है।
अगर हम ब्राजील से जो आने वाली जो हेडलाइंस हैं उसके हवाले से जो मामला है वो मैं पहले आपके सामने रखता हूं। अब ट्रंप की जानिब से ब्राजील जो है, जो फाउंडिंग मेंबर है ब्रिक्स का, अरबी इजलास जो ब्रिक्स का हुआ है वो ब्राजील के अंदर हुआ है, उनके ऊपर 50% टैरिफ लगाने का ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कुछ देर पहले। और इससे यानी जंग है ना, देखिए तिजारती जंग भी एक बाकायदा जंग है। तो ब्राजील से जब ब्रिक्स का इजलास हो रहा था, ट्रंप ने धमकी लगाई थी कि जो जो ब्रिक्स का मेंबर बनेगा या ब्रिक्स की पॉलिसीज को आगे बढ़ाएगा उसके ऊपर मैं टैरिफ लगाऊंगा। तो उसका जवाब ब्राजील के प्रेसिडेंट ने दिया था कि दुनिया में बादशाहती निजाम नहीं चल सकता है और दुनिया किसी बादशाह को कबूल नहीं करेगी, ये दुनिया किसी की जागीर नहीं है। तो 50% टैरिफ जब ब्राजील के ऊपर लगा दिए, तो ब्राजील का आगे से बड़ा सख्त रिस्पांस आया है और ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि हम इसको भरपूर अंदाज में रिस्पॉन्ड करेंगे। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट सेड हिज कंट्री would respond to US President Donald Trump announcement of imposing 50% tariff on Brazilian imports starting from August 1st। ब्राजील के सदर ने सख्त तरीन जवाब फिर दिया है और कहा है कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं उसका हम जवाब देंगे। तो ये एक प्रॉपर लड़ाई है, ये प्रॉपर जंग है जिसका आगाज हो गया। 50% टैरिफ ब्राजील के ऊपर लग गए हैं और ब्राजील कह रहा है कि हम जवाबी टैरिफ लगाएंगे। तो ये दायरा कार जब, और फिर साउथ कोरिया, जापान, उनके ऊपर वो अमेरिका के इत्तेहादिया उनके ऊपर टैरिफ लग रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो इकोनॉमीज है ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती हैं भाई, इनकी कंपनीज हैं वो चीजें जाकर बेचती हैं, वो तो सारा निजाम ही गड़बड़ हो जाएगा ना। फ्री ट्रेड जो सिस्टम चल रहा है वो तो खत्म हो गया और अमेरिकन इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में हर कोई जाकर अपनी चीजें बेचता है। तो ये तो हर इकोनॉमी और खासकर अमेरिका के इत्तेहादी वो बहुत मुतासर होने जा रहे हैं। तो अब होने क्या जा रहा है कि ये तमाम रियासतें इस वक्त शदीद तरीन उसमें है कि अब कोई नया निजाम फौरी लेकर आना है। अब ये नहीं कि 10 साल बाद, 4 साल बाद, फौरी विद इन वीक्स, विद इन मंथ्स इसका कोई हल निकालना है। देखिए दरमियान में ये मामला दब गया था, ट्रंप ने टैरिफ वापस ले लिए थे, अब ट्रंप ने दोबारा लगाना शुरू कर दिए हैं। तो अगर दरमियान में पॉज ना आता तो आप देख चुके होते कि दुनिया मजीद कितनी तब्दील हो गई है। तो अब ये दोबारा से जो तिजारती जंग का आगाज हो गया है ये पूरी दुनिया के लिए असर डालेगा और अमेरिका से लोग फिर वो पैसा निकलना शुरू हो जाएगा, डॉलर फिर नीचे आएगा। क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पहले भी ट्रंप को ये वार्न कर चुके हैं कि टैरिफ अमेरिकन इकोनॉमी को फायदा नहीं देंगे बल्कि नुकसान देंगे। और $13 ट्रिलियन निकल गए थे अमेरिकन स्टॉक मार्केट से। तो अब वो दोबारा सिलसिला जब वहां पर शुरू हो जाएगा, लोग वहां से पैसा निकालना जब शुरू करेंगे। लेकिन ये बार बार ट्रंप का कभी टैरिफ लगा लेना, कभी वापस कर लेना, तो वो जो साख है वो मुकम्मल तौर पर मजीद मुतासर हो रही है अमेरिका की। तो ये एक बड़ा वाकया है। इसी दरमियान जो ग्रोक है, ट्विटर का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक आप कह लें कि फंक्शन है ग्रोक। तो ग्रोक जो है वो जवाब देता है, आप कुछ भी उसे पूछें। तो अब वो अजीब खप पड़ी हुई, शदीद तरीन इस वक्त वो फ्रंट खुला हुआ है। अब हुआ क्या कि ग्रोक ने हिटलर को वहां पर हीरो डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, चूंकि देखिए इसराइल के खिलाफ एक पूरा मामला तो वहां पर चल रहा है, अमेरिकी सोशल मीडिया हो, यूरोप का सोशल, तो वहां पर लोग ग्रोक से पूछ रहे हैं और ग्रोक जो है वो हिटलर को हीरो डिक्लेयर कर रहा है। अब वो इतनी खपड़ गई और ट्विटर ने अनाउंस किया कि हम इसको बंद कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। इंजीनियर ने कहा इसमें कोई गड़बड़ आ गई है। ठीक है, और इसके साथ ग्रोक जो है वो ये बता रहा है कि इजरायली लॉबी जो है वो अमेरिका में उसका कितना इन्फ्लुएंस है, उसने कैसे सियासतदानों को जकड़ा हुआ है। वो जनाब एक पूरी अमेरिकी सोशल मीडिया के ऊपर पूरी जनाब एक लड़ाई चल रही है। और दरमियान में इलोन मस्क ने एक मानी खेज सा ट्वीट कर दिया। उसने कहा कि ग्रोक जो है वो पीएचडी प्रोफेसर से भी ज्यादा समझदार है। एक बामानी सा उसने ट्वीट कर दिया, यानी उसने ग्रोक की हिमायत की कि जो कह रहा है ये सही कह रहा है। तो वहां पर यानी कि एक ये सूरत हाल है और हर तरफ से दबाव है। और जो एप्स्टीन वाला मामला मैं आपको बता दूं, अगर आप इस बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो एप्स्टीन वाला मामला अमेरिकन के लिए बड़ा सेंसिटिव है और ताजा तरीन जो सर्वे आया बड़ा इंपॉर्टेंट है। 40% अमेरिकन ने ये कहा है कि ट्रंप एप्स्टीन में उसका यानी शामिल है, एप्स्टीन स्कैंडल के अंदर ट्रंप भी शामिल है, इसीलिए वो जो एप्स्टीन की फाइल्स हैं वो रिलीज नहीं की जा रही। अच्छा, जो एप्स्टीन वाला मामला है उसका ताल्लुक सिर्फ सेक्सुअल स्कैंडल के साथ नहीं है, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसमें असैसिनेशंस, उसमें कैसे पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल किया गया, कैसे कौन से खौफनाक प्रोजेक्ट्स बनाए गए। क्योंकि एप्स्टीन का बराह रास्त ताल्लुक मुसाद से और इजराइल से भी निकलता है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है वो बराह रास्त एप्स्टीन के साथ लिंक रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद हैं, तो वो इजराइल के साथ भी ताल्लुक निकलता है। और इस वक्त जो ट्रंप इंतजामिया के बड़े पावरफुल लोग हैं वो भी एप्स्टीन के साथ जुड़े रहे हैं और फिर उनका ताल्लुक आगे इजराइल से निकलता है। तो वो यानी कि जितना भी एक कहते ना कि डार्क तरीन वो एरिया है, यानी एप्स्टीन के साथ हर एक चीज जुड़ी हुई है, जंगें, असैसिनेशंस, खौफनाक प्रोजेक्ट्स, मतलब जो एक होता है ना कि प्योर ईवल, वो सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो अब वो अमेरिकन का सर्वे आ गया, वो कह रहे हैं कि हमें तो लगता है कि ट्रंप भी इसमें मुकम्मल तौर पर शामिल है। क्योंकि इलोन मस्क ने भी ट्वीट किया कि ये इसलिए रिलीज नहीं कर रहा क्योंकि ट्रंप उसका, क्योंकि मतलब जो भी एप्स्टीन के साथ जुड़ा होगा वो तो फिर उसने तो क्राइम्स किए हुए ना, वो तो बहुत सेंसिटिव मामला है, तो इसलिए वो एक पूरी कैंपेन वहां पर चल रही है। तो दबाव है हर तरफ से। इसी दरमियान आप देखिए कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस जो है वो मुसलसल उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब ये नेतन्याहू जो है वो जब से गया है
कल और आज मुसलसल ये रिपोर्ट्स आई कि फौजियों ने अपनी जानें ली हैं। फिर जब से नेतन्याहू गया है, रोजाना गजा से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर हलाकतें हो रही हैं। अभी नाज़रीन क्या हुआ है कि वेस्ट बैंक के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसमें स्टैबिंग और शूटिंग अटैक दोनों हुए हैं। 2 फलस्तीनी फाइटर्स ने एक इजरायली फौजी से पहले उसको स्टैबिंग अटैक किया, फिर उसका असलहा जो वो हासिल किया और फिर उसके असलहे से जाकर आगे मजीद हमले किए, उसमें हलाकतें हो गई हैं। और गजा से 3 इजरायली फौजियों की फलस्तीनी स्नाइपर्स के हाथों हलाकत की खबर सामने आ रही है। कुछ देर पहले 3 मजीद इजरायली फौजी मारे गए हैं फलस्तीनी स्नाइपर के हाथों। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर, और 2 उनके टैंक्स जो हैं वो तबाह किए हैं फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने। तो बस इजराइल के अंदर भी ये देखा जा रहा है कि नेतन्याहू हतमी फैसला क्या करेगा। इजराइल के अंदर गुस्सा जब बढ़ता है। फिर इजरायली मीडिया ने जो रिपोर्ट जारी कर दी है उसकी बड़ी अहमियत है। इजरायली मीडिया ने तफसीलन रिपोर्ट जारी कर दी है कि हमास तो अपनी ऐसी भरपूर ताकत के साथ मौजूद है कि वो एक लंबी जंग लड़ने की अभी भी सलाहियत रखते हैं, और जो इजरायली आर्मी आकर कहानियां सुना रही है ये सब झूठी हैं, इजरायली मीडिया कह रहा है। तो असल में यह है कि इन्होंने जो जेनोसाइड की है, जो लाखों फलस्तीनियों को मार दिया है और जख्मी किया है, तो उस सबको छुपाने के लिए हम तो हमास से लड़ रहे हैं और हम हमास को जो है वो शिकस्त दे रहे हैं और हमने उनको शिकस्त दे दी है। भाई जब ये एस्टैब्लिश हो जाए कि हमास इतनी ताकत के साथ मौजूद है तो फिर तो बिल्कुल ही कहानी खत्म हो गई ना। तो इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट जारी कर दी है। अब आप देखिए कि हमास वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है, वेरी प्रिसाइज ऑपरेशंस, गैदरिंग इंटेलिजेंस डिस्पाइट प्रेशर। उन्होंने कहा कि सस्टेन कर रहे हैं वो अपने हमलों को, ये नहीं कि बस एक आध हमला किया, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से और अपने हमलों को सस्टेन कर रहे हैं, यानी रोजाना सुबह शाम साउथ में नॉर्थ में हर जगह पर रिपोर्ट्स आ रही हैं। और यूजिंग फील्ड इंटेलिजेंस, बाकायदा इंटेलिजेंस के तहत और बड़े प्रिसाइज ऑपरेशन के यहां से कन्वाय गुजरेगा, एक फौजी है यहां पर काफिला जा रहा है और बाकायदा इंटेलिजेंस गैदर हो रही है। हमास टू रेजिस्ट इजरायली मिलिट्री प्रेशर एंड मेंटेन्स ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशंस। इजरायली मीडिया ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन हमास कर रही है। हमास स्टिल conducting precise and well organized attacks across different locations in Gaza Strip। सिर्फ एक जगह पर नहीं कि ये सिर्फ खान यूनस के अंदर हमास मौजूद है, पूरी गजा पट्टी के अंदर वो अपने ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स कर रहे हैं जिसमें इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है और हैवी कैजुअलिटी इजरायली फौज को उठाना पड़ रही है। हमास फाइटर्स रिलाई ऑन इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन टू कैरी आउट रिपीटेड, यानी एक ही जगह के ऊपर बार बार अटैक्स हो रहे हैं, एक ही जगह के ऊपर। ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशंस दैट इंक्लूड स्नाइपर अटैक्स उसमें हो रहे हैं, स्मॉल आर्म्स फायर अगेंस्ट इजरायली सोल्जर्स, ठीक है, जो लाइट वेपन्स हैं उनके साथ भी हो रहे हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मोर्टर के गोले जो हैं वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और रिमोट डेटोनेशन जो हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड ये ऑपरेशन है, रिमोट डेटोनेशन वो भी हमास कर रही है एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के, टारगेटिंग इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स, यानी एक पूरा मैकेनिज्म है कि कहीं वो व्हीकल्स को निशाना बना रहे हैं, कहीं टैंक्स को, कहीं पर्सनल कैरियर्स को, कहीं स्नाइपर्स बैठे हुए हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो कहीं भी उनकी फौज जो है ना वो ये नहीं कि ये इलाका मुकम्मल तौर पर उनके कब्जे में है। इजरायली सिक्योरिटी असेसमेंट ये बता रही है कि हमास ने सक्सेसफुली जो नए फील्ड कमांडर्स हैं वो भी एक्टिवेट कर दिए हैं, व्हाट इट कॉल्स मिलिट्री गोरिल्ला नेटवर्क, इसको उन्होंने मिलिट्री गोरिल्ला नेटवर्क का नाम दिया है। दीज यूनिट जो है वो इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जो है वो मेन पीछे हेडक्वार्टर अभी कायम है वहां से हासिल करते हैं, यानी फील्ड कमांडर्स हैं उनको मिलिट्री गोरिल्ला नेटवर्क का नाम दिया है। पीछे एक मेन कमांड सेंटर मौजूद है जहां पर हमास की लीडरशिप बाकायदा इंस्ट्रक्शन देती है मुख्तलिफ जगहों पर कि यहां पर यह ऑपरेशन करना है, यहां पर यह करना है, एंड सेंट्रल कैंप्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑर्डर्स टू कम्बैट यूनिट्स डिप्लॉय इन द फील्ड। और सीनियर इजरायली रिजर्व ऑफिसर ने बताया, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गजा के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा राइज कर रहा है, तो टेम्परेचर राइज करने की वजह से ये इजरायली फौजी जो है उनको नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है और वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हैं और अब वो जो उनकी बॉडी है वो उस तरह से वर्क नहीं कर रही और वो बड़े लेथार्जिक हो चुके हैं और वो हर टाइम अलर्ट नहीं रह सकते। ऑपरेशनल अलर्टनेस जो है वो उनकी रिड्यूस हो गई है, एक जो वेदर कंडीशन वहां पर है, और इसलिए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू लॉन्च सक्सेसफुल अटैक्स। और इस तरह एक बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है कि ज्यादा कामयाब हमले उनके ऊपर हो रहे हैं, यानी शदीद नहीं। देखिए वहां पर इतने बम गिरे हैं, नागासाकी और हिरोशिमा ज्यादा एक्सप्लोसिव वहां पर गिर गया है, तो अब वो एक बड़ा फैक्टर इनके अपने खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि फंडामेंटल चेंज इजराइल हैड होप टू अचीव थ्रू ऑपरेशन इन गाजा रिमेन्स इलूसिव। जो वो फंडामेंटल चेंज चाहते थे कि हमास का मुकम्मल तौर पर उसको डिफीट कर दिया जाए, वो हासिल नहीं हो सका। हमास हैज नॉट बीन ब्रोकन ऑल्दो इजरायली ऑफिशियल्स रिपीटेडली क्लेम्स दैट, इस सब के बावजूद कि इजरायली हाई ऑफिशियल्स रिपीटेडली ये कह चुके हैं कि हमास को अब हमने हरा दिया है, अब हरा दिया है, हमास हैज नॉट बीन ब्रोकन। दे क्लेम्ड कि हमास इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स फेसिंग इमिनेंट डिफीट और सरेंडर। इजरायली ऑफिशियल्स अपने लोगों को यह भी बताते रहे हैं कि हमास बस अगले 10 दिनों के अंदर सरेंडर करने वाली है, और जाहिर है कि यही बात वो ट्रंप को बता रहे होंगे, यही बात वो यूरोपियंस को बता रहे होंगे कि हमें बस 20 दिन दे दो, हमास तो बस सरेंडर करने वाली। एक भी हमास के फाइटर ने अभी तक सरेंडर नहीं किया, ये पूरी हमास से सरेंडर करवा रहे हैं।
बट द रियलिटी कॉन्ट्राडिक्ट्स, लेकिन हकायक इसके बरक्स हैं। और ये जो असेसमेंट्स हुई हैं हमास के हवाले से, ये सब झूठ है। हमास कंटिन्यू रीबिल्डिंग इट्स कैपेबिलिटीज इन एवरी एरिया वेयर द आर्मी इज नॉट ऑपरेटिंग and continue to inflict heavy casualties upon Israeli occupation forces in sophisticated ambushes. Sophisticated ambush जब वो हमास लगा रही है, ये इजरायली मीडिया ने जनाब वाली जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी है। और इजराइल के अंदर से 2-3 स्टेटमेंट देखिए, उनकी सोसाइटी की क्या हालत है। The lives of the hostages and the lives of our soldiers are more important than any political plan. इजराइल के अंदर उनके अपोजिशन से ये बयान आ रहे हैं कि ये जो सियासी सारा मामला हो रहा है ये अब खत्म होगा। As long as the chief of staff says कि गजा में हमारे ऑपरेशन एग्जॉस्ट हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग देयर, अब हम वहां पर क्या करें। जब आर्मी चीफ कह रहा है कि जो हमने अचीव करना था कर लिया है, तो फिर वहां पर क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसी दरमियान यमन ने नई वीडियो जारी कर दी है और वो सनसनीखेज वीडियो ड्रोन से शूट हो रही है, इधर से उधर से जहाज डूब रहा है। एक और जहाज उन्होंने जो गर्क हुआ है उसकी बकायदा वीडियो जारी कर दी और वो पूरी इंटरनेशनल मीडिया के चलता है। उसका बड़ा इंपैक्ट है क्योंकि देखिए इस तरह के वीडियोस इस पूरी जंग में नहीं आई हैं। स्टेटमेंट्स तो आती नहीं है कि गर्क हो गया है, लेकिन देखिए ना, ये समंदर की लड़ाई थी, उस पर मीडिया तो नहीं जा सकता। भाई एक बिल्डिंग हिट हुई है, वहां पर चलो मीडिया चला जाएगा, लेकिन समंदर में मीडिया तो नहीं है। तो ना अमेरिका और बरतानिया को इस तरह की वीडियो जारी करेंगे, तो वो यमन खुद, और इससे पता क्या अंदाजा हुआ है, जिस तरह वो ड्रोन से शूट कर रहे हैं और बिल्कुल क्लियर वो जनाब HD वीडियो सामने आ रही है, फिर जिस तरह से वो एक्सप्लोसिव लगा रहे हैं, जहाजों के ऊपर जनाब सवार हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल नई फोर्स बनकर सामने आए। तो यमन इस नए फेज में बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रहा है कि अगर गजा में जंग ना रोकी गई तो अगला फेज क्या होने जा रहा है, वो कितना खतरनाक होगा और बिल्कुल उसमें कोई लिहाज नहीं होगा। अब हर जहाज जो पानी के अंदर जाएगा, और सिर्फ रेड सी का मामला नहीं है, उन्होंने कहा हम अरेबियन सी में भी यही करेंगे, यानी जो जहाज घूमकर जा सकते हैं वो भी हमारे निशाने के ऊपर होंगे। तो ये मामला यहां पर काफी संगीन होगा, इसका बहुत ज्यादा प्रेशर है। दूसरी बात यह है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर कुआलालंपुर में हैं और 7 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो मार्को रूबियो वो वहां पर पहुंचे और इस वक्त उनकी मुलाकात हो रही है। लेकिन इस मुलाकात से पहले लेवरॉव ने चाइना को कॉल की है और इस कमिटमेंट की बात की है कि वो एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। लेवरॉव एंड चाइनीज काउंटर पार्ट अफर्म्ड द रिजेक्शन कि ये जो मिलिटराइजेशन हो रही है एशिया पैसिफिक के अंदर, इसको हम नहीं मानते। ये बड़ी बात है, यानी ये जो सारी एशिया में इंडियन ओशन की हम बात कर रहे हैं, अरेबियन सी की बात कर रहे हैं, यानी पूरा एशिया और फिर जो पैसिफिक है, यहां पर जो मिलिटराइजेशन हो रही है, अमेरिका जो डिप्लॉयमेंट कर रहा है, हम उसको नहीं मानते। ये एक उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। इसके बाद अब लेवरॉव जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिल रहे हैं और आसियान के जो कंट्रीज है उनका इजलास हो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं। अभी ये ब्रिक्स से होकर आए, तो आसियान ने भी कहा है कि ये जो टैरिफ लग रहे हैं हमें इसके ऊपर कंसर्न है। तो उधर जो है वो यूक्रेन की जंग बहुत तेज हो गई है, यानी अब आप देखिए इन मुलाकातों की क्या अहमियत रह गई है। वो टैरिफ भी लग रहे हैं, जंगें भी तेज हो रही हैं, अब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसकी क्या अहमियत है। मतलब लोगों को नहीं पता कि इससे जो बात हो रही है क्या वो वाकईतन ऐसे ही होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि नीचे बात और हुई है, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बहुत बड़े ओहदेदार हैं, वो कोई और बात करके गए, ट्रम्प ने कोई और बयान दे दिया है। अब आप देखिए, रूबियो मीट्स रशियाज लेवरॉव इन कुआलालंपुर और रशिया लॉन्चेस रिकॉर्ड ड्रोन अटैक ऑन यूक्रेन और आफ्टर ट्रम्प क्रिटिसाइज प्यूटन। CNN, यूक्रेन सफर्स हैवीएस्ट अटैक एज ट्रम्प क्रिटिसाइज प्यूटन। अच्छा, इसके साथ यह है कि ट्रम्प जो है वो एक बिल लिंडसे ग्राहम लेकर आया है और उससे रशिया और अमेरिका में तलखी। देखिए बाइडेन के टाइम पर तो बहुत तलखी थी, मामला आलमी जंग की तरफ जा रहा था और दरमियान में ट्रम्प आया, उसने प्यूटन से बात की, कहा जंगें खत्म होगी, ये होगा वो होगा, नेटो का हिस्सा यूक्रेन नहीं बनेगा, लेकिन वो कुछ भी नतीजा खेज साबित नहीं हुआ। लिंडसे ग्राहम बिल लेकर आया है और लिंडसे ग्राहम अभी यूक्रेन का दौरा करके आया है। 500% टैरिफ लगेंगे जो रशिया से ऑयल खरीदेगा और 7 सैंक्शंस रशिया के ऊपर मजीद लगने जा रही है। तो वो यानी तलखी, देखिए इस बात को समझे कि ट्रम्प के आने से वो पॉज का बटन दबा था, तो वो तो मामला फिर वहीं आ गया। ना ट्रम्प ने मिडिल ईस्ट में कुछ किया, ना यूक्रेन में, बल्कि वो तो मामला और खराब हो गया। तो वहां पर इतने शदीद हमले हो रहे हैं और इधर तिजारती जंग छिड़ गई है और मिडिल ईस्ट में क्या होगा अगर सीजफायर होता है, तो उसके बावजूद भी क्या परमानेंट सोल्यूशन होगा। और अफ्रीका में एक अलग कोल्ड वॉर जारी है और एक एक मुल्क के ऊपर टैरिफ लगना शुरू हो गए हैं और यूरोप अब खुद सोच रहा है कि भाई क्या करना है, फ्रांस और बरतानिया का दौरा हो रहा है। तो ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज लगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।